सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व का आगे का प्रकरण विवादों का समाधान, समता और न्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इससे पहले हम पढ़ रहे थे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, जिसमें हमने पढ़ा भागीदारी के बारे में और भागीदारी की अन्य तरीकों के बारे में। और ये सब हमने पढ़ा था दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली एक लड़की माया नायडू की कहानी के द्वारा। कैसे उसकी माँ ने उसे बताया कि दक्षिण अफ्रीका में पहले जो शासन है वो रंग भेद पर आधारित था। वहाँ गोरे लोग अश्वेत और भारतीय लोगों के साथ भेदभाव करते थे। उन्हें अश्वेत लोगों को वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। तो इसी भेदभाव का विरोध कर रहा था एक 11 वर्ष का बालक हेक्टर पीटरसन। और वो क्या है, वो अपने दोस्तों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहा था। तो वहाँ की पुलिस ने उसे हटाने के लिए उन्हें बड़ी बेरहमी से पीटा और उस भीड़ पर गोलियां भी चलाई, जिसमें कि उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से वहाँ दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव के खिलाफ जुलूस, संघर्ष, धरने, अभियान, कई लंबा संघर्ष चला, जिसमें वहाँ के जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने भी काफ़ी संघर्ष किया और अंत में 1994 में दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना था। तो इस तरह से हमने देखा कि लोकतंत्र के बारे में, कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, जिसमें लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। फिर हमने देखा था कि चुनाव में वोट देकर लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण भी बना रहता है। और चुनाव हमारे भारत में 5 वर्ष में एक बार होते हैं। तो वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में भाग लेने के और भी कई तरीके होते हैं। तो इन तरीकों में हमने देखा कि लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर या सरकार के कार्यों की आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। तो फिर हमने ये देखा था कि लोगों के साथ साथ अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, मीडिया, ये भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी भी भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा हमने देखा कि दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अन्य लोगों की भागीदारी ज़्यादातर आंदोलनों के द्वारा होती है। और अगर देश के लोग सजग हों कि सरकार कैसे कार्य कर रही है, देश कैसे चलाया जाना चाहिए, तो इससे लोकतंत्र है वो और भी मजबूत होता है। फिर हमने देखा कि जैसे आंदोलन होते हैं, जो जुलूस हैं या वो जो धरने होते हैं, उसमें क्या है, कभी कभी हिंसा हो सकती है, विवाद हो सकते हैं। तो जो इन विवादों का समाधान करना वो भी सरकार का ही कर्तव्य होता है। लोकतांत्रिक सरकार का एक मुख्य तत्व है वो भी विवादों का समाधान। अब हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। हमने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों और समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है, कि कैसे हेक्टर पीटरसन की हिंसा के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। तो देखो कि एक समूह से मतलब है कि जैसे विपक्ष है ना, और दूसरा समूह हो गया जैसे सरकार। तो अब अगर एक समूह विरोध कर रहा है किसी भी कानून के खिलाफ या किसी निर्णय के खिलाफ, तो दूसरे समूह को ये लगता है कि अगर उसे विरोध करने से रोकना है तो हमें अपनी बल का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों कि नीचे कहानी है, माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? अगर हाँ तो कैसे? तो देखिए कि
पुलिस द्वारा जो हेक्टर की हत्या की गई थी उसे हम रोक सकते थे। कैसे? कि जैसे सरकार और जो विरोध करने वाले लोग थे वो लोग आपस में मिल बैठकर समस्या पर विचार विमर्श करते तो हेक्टर की हत्या होने से रुक सकती थी। तो इस तरह से जो विवाद उत्पन्न होता है ये कैसे उभरता है, कब उभरता है? तो विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न धर्मों के, क्षेत्रों के और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। और ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं और उनके ऐसे हिंसात्मक तरीके अपनाने से दूसरे लोगों में भी भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। तो सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह इन विवादों का समाधान करे। तो देखो कि अब हम ऐसे ही कुछ हमारे समाज के विवाद हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण भी बनते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण है कि मानो एक हिंदू है और एक मुस्लिम धर्म है। अब दोनों धर्मों के व्यक्ति हैं, उन्हें जुलूस निकालना है और दोनों को उसी समय जुलूस निकालना है। तब उन्हें बैठाकर, सरकार द्वारा उन्हें बैठाकर समझाने की कोशिश की जाती है। अगर वो मान जाते हैं फिर तो ठीक है। अगर मानो कि वो नहीं मानते और अपनी जिद पर अड़े हैं कि हमें उसी समय और उसी सड़क से ही अपने उसी समय पर जुलूस निकालना है, तो फिर क्या होगा कि सरकार क्या कर सकती है कि उस रास्ते का, उन सड़कों का समय है वो अलग अलग निर्धारित कर सकती है। तो इस तरह से देखिए कि धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, कई बार यह भी विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा भी रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बैठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। तो भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। कानून सरकार और लोगों के लिए होते हैं, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। और इसी तरह से कई बार क्या है कि दो राज्यों के बीच भी विवाद हो सकता है। तो राज्यों के बीच कैसे होगा? जैसे कि मानो नदियाँ हैं। अब नदी क्या है, वो प्रकृति की देन होती है। नदियाँ स्वतंत्र बहती है ना, अपना उन्होंने रास्ता बना रखा होता है और हमने, लोगों ने यानी कि मनुष्यों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज्य का विभाजन किया होता है। नदियाँ वो अपने तरीके से बहती हैं, उनका कोई विभाजन नहीं होता। तो नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं और जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। तो देखिए कि कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। तो जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है वो कर्नाटक में है। वहाँ पर कृष्णा राजा सागर बांध बना हुआ है इस नदी पर और वहाँ के पानी से कर्नाटक के कई जिलों में सिंचाई होती है और इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। और वहीं तमिलनाडु के मैंटूर बांध से भरे हुए इसी पानी से, नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो इस तरह से क्या है कि देखो तमिलनाडु और कर्नाटक जो दोनों राज्य हैं उनके लिए कावेरी नदी का पानी है बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों बांध एक ही नदी पर बने हैं। तो कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। मानो ऐसे ये यहाँ से ऐसे नदी आ रही है तो कृष्णा सागर यहाँ ऊंचाई पर बना हुआ है
और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के यहाँ निचले छोर पर बना हुआ है। तो मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राज सागर बांध से पानी को छोड़ा जाएगा। तो दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता और इसी से विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। तो देखो कि सबसे पहले क्या है कि इस विवाद का समाधान करने की कोशिश राज्य सरकारें करती हैं। अगर राज्य सरकार से इसका हल नहीं निकलता तब राष्ट्रीय सरकार यानी केंद्रीय सरकार वो कोशिश करती है। अगर फिर भी कोई हल ना निकले तो हमारे भारत में न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, जहाँ जाकर के इस विवाद को ख़त्म किया जा सकता है। तो इस तरह से देखो कि आपको ये ऊपर चित्र में दिखाई दे रहा है, ये कावेरी नदी है जो कि पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद भी एकदम शांत भाव से बहती रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं समानता और न्याय की। तो देखो कि हमें मौलिक अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा कि भारतीय लोगों के पास मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो जिसमें से समानता और न्याय ये लोकतंत्र के महत्वपूर्ण तत्व हैं। अनुच्छेद 14 में कानून की नज़र में क्या है कि सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, राजा है या रंक है, चाहे देश का साधारण नागरिक है या फिर राष्ट्रपति ही क्यों नहीं है, कानून के लिए सभी समान हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। तो न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो देखिए नीचे एक प्रश्न है, माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं, और डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची। तो देखो बच्चों, हमने माया नायडू की कहानी पढ़ी, उसमें सरकार ने समानता का और न्याय का समर्थन नहीं किया था। और हमने अध्याय 2 में डॉक्टर अंबेडकर जी की कहानी पढ़ी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उन्होंने अस्पृश्यता के व्यवहार से जो समानता का विचार है उसको ठेस पहुंची थी, क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया गया, उन्हें समान नहीं माना गया था। तो इस तरह से देखिए, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस भेदभाव के दर्द को झेला था और इसे दूर करने के प्रयास किए, संघर्ष किए, और इन्हीं के प्रयासों के कारण इस छुआछूत, भेदभाव और अस्पृश्यता जैसी प्रथा पर अब कानूनी रोक है वो लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया था। पहले हालात यह थे कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक की इजाज़त नहीं थी। तो डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त होगा जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। तो देखो कि हमारे यहाँ जैसे अनुच्छेद 14 अभी हमने पढ़ा कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं, वैसे ही अनुच्छेद 15 भी है जिसमें किसी भी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय या रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हमारे यहाँ अनुच्छेद 16 जिसमें क्या है कि लोक नियोजन के अवसरों में समानता दी गई है, और ऐसे ही अनुच्छेद 17 है जहाँ पर ये अस्पृश्यता और छुआछूत है इसे दूर किया गया है। यदि कोई अगर व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरह से संविधान द्वारा दिए गए ये मौलिक अधिकार, समानता, न्याय आदि, इनको लागू करवाने का काम भी सरकार ही करती है। इसके बाद देखिए कि सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है
जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए, हमारे यहाँ क्या है, कानून तो बना दिए गए लेकिन समाज उन्हें अभी भी स्वीकार नहीं कर पाता है। जैसे कि लड़कियों के लिए देखो कि जैसे कानून बना दिया गया है कि भी लड़की वयस्क होने पर अपनी इच्छा से विवाह कर सकती है, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में चाहे तो वो शादी कर सकती है। लेकिन समाज क्या है, अभी भी उस बात को नहीं मानता है। तो इस तरह से जैसे कि यहाँ देखिए एक उदाहरण और है कि हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना कि लड़कों को देता है। तो यह धारणा गलत है और अन्यायपूर्ण है। तो क्या है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता, कि उन्हें ये लगता है कि लड़कियां अगर पढ़ जाएंगी तो ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा खर्च होगा। तो इसीलिए हमारे भारत में अभी भी ज़्यादातर माता पिता लड़कियों की पढ़ाई पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते और इसीलिए वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो लोगों की ये सोच गलत है, अन्यायपूर्ण है और इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे कि लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। जैसे सरकार ने क्या किया कि उदाहरण के लिए सरकारी स्कूलों में और कॉलेजों में लड़कियों की फ़ीस है वो या तो ख़त्म की हुई या फिर उसे कम करने का प्रावधान भी किया है, जिससे क्या है कि सभी माता पिता हैं अपने लड़कियों को आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करवा सकते हैं। तो नीचे देखिए कि एक प्रश्न है, आपके अनुसार फ़ीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? तो देखिए कि अगर लड़कियों की स्कूल की फ़ीस कम कर दी जाएगी तो उनके माता पिता को ये लगेगा कि उनकी पढ़ाई पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा है और इसलिए वो अपनी लड़कियों को स्कूल भेज सकते हैं। तो इसीलिए उन्हें लड़कियों को आगे की शिक्षा करने में मदद मिलेगी। इसके बाद देखिए कि एक प्रश्न और है, क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? अगर देखा है तो आप ये बताइए कि आपने उसकी मदद कैसे की? क्या और लोग भी आपसे सहमत थे या जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया? तो ये आपको खुद ही बताना है। तो देखो बच्चों, इस तरह से हमने इस पाठ में लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं, किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आम सुविधाओं का प्रयोग करने का सबको अवसर दिया गया, सबको अधिकार दिया जाता है। सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है और सभी लोगों को अपने धर्म, भाषा, संस्कृति को अपनाने का अधिकार है। न्याय और समानता के प्रति वचनबद्धता भी लोकतांत्रिक सरकार का एक मुख्य तत्व है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।